दोस्तों नमस्कार। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया। तो दुनिया में चल रहे युद्ध के अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन या चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन मैंने बीच बीच में चर्चा करता मैं इन सभी राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव में गया था। और कल 3 राज्यों का चुनाव 9 अप्रैल को है। उसमें केरल, आसाम और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में है। पांडिचेरी प्रदेश में 30 सीटें हैं, 3 नामित सीटें हैं, और केरल में 140 सीटें हैं तथा असम में 126 सीटें हैं। अब मैं भारत निर्वाचन आयोग ने जो यहाँ के सीटों की संख्या और पोलिंग स्टेशन बनाए हैं उस पर को मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद तीनों राज्यों में क्या स्थिति है उसका भी संक्षिप्त आपके सामने बताऊंगा। पहले है केरल। केरल में कल मतदान है, 140 सीटें हैं, एक ही चरण में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग जो दिए 2,71,00,000 मतदाता हैं वहाँ पर, और 890 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 375 राष्ट्रीय दलों के और 81 राज्यों की पार्टियों के हैं। कुल 145 जो पंजीकृत नहीं होते वो चुनाव मैदान में। ये है केरल का। केरल में 3 फ्रंट चुनाव लड़ रहे हैं अभी तक। एक तो है एलडीएफ, दूसरा है यूडीएफ और तीसरा है एनडीए। अभी तक केवल 2 के बीच चुनाव होता रहा वर्षों से। कभी कांग्रेस से 5 साल जो लेफ्ट रहती थी, लेकिन पिछली बार 2021 में रिकॉर्ड टूट गया। अब लेफ्ट लगातार 10 साल से सत्ता में है और उसके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बने हुए हैं और वो एक महत्वपूर्ण नेता। लेकिन मैं केरल दौरे में ये देखा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ तो नाराजगी है, लेकिन लेफ्ट के विधायकों के खिलाफ उतनी नाराजगी नहीं, क्योंकि विधायकों ने काफी काम किया है। और लेफ्ट का भी गठबंधन करीब 20 बड़े दल और छोटे दल का 20 से अधिक संख्या है। और सीपीआईएम विजयन के नेतृत्व में 75 सीटें चुनाव पर लड़ा है। सीपीआई पर 24 सीटों पर, केरला कांग्रेस 12 सीटों पर, इंडियन सोशलिस्ट 3 सीटों पर, एनसीपी जो है 3 सीटों पर, आरजेडी 3 सीटों पर। इसी तरह 20 सीटों से अधिक 20 से अधिक छोटे छोटे दल जो चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि वहाँ पर जो समीकरण है उस समीकरण में 55% हिंदू, 30% क्रिश्चियंस और 15 से 20% मुस्लिम हैं इस बार। अच्छा, वहाँ ओबीसी का जो है मतलब 55% हिंदू में 30% ओबीसी है। एजवा होता है जो ओबीसी होता है, और एजवा का किस में एक कोई ऐसा नेता नहीं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण नेता है बेल्लापल्ली नितेशन, जो मुस्लिमों के खिलाफ कभी आपत्तिजनक शब्द बोलते रहते हैं। लेकिन लेफ्ट के नेता विजयन बेल्लापल्ली नितेशन को अपने साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट इस बार कांग्रेस के साथ पोलराइज हो रहा है। तो मुस्लिम वोटों की चिंता न करते हुए वो विजयन इस समय नितेशन को लेकर अपने साथ में चल रहे हैं। अब दूसरा है यूडीएफ है। यूडीएफ के साथ भी कुल मिला के 6 करीब 10 बड़े दल, मतलब छोटे में बड़े दल में 10 लड़ रहे हैं। कांग्रेस 93 सीटों में लड़ रही है और इंडियन मुस्लिम लीग 26 सीटों पर लड़ रही है। केरला कांग्रेस 8 सीटों पर, आरएसपी लड़ रही है 4 सीटों पर। केरला कांग्रेस एक जैकब की 1 सीट पर। इस तरीके से कुल 10 140 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर इनके काफी बड़े नेता हैं। वेणुगोपाल जो संगठन के महामंत्री हैं, राहुल गांधी के काफी क्लोज हैं। दूसरा शशि थरूर हैं, और तीसरे रमेश चिंतला सबको लगाया गया। क्योंकि कांग्रेस 2024 लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन की है, 19 में अच्छा प्रदर्शन किया था, और अभी लोकल बॉडी के चुनाव में भी कांग्रेस को अच्छा वोट मिला है, उसके कई मेयर चुने गए। तो इसको देखते हुए माना जाता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। क्योंकि मुस्लिम और क्रिश्चियंस पोलराइज उनके साथ हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी परिवार का बहुत मजबूत गढ़ भी माना जाता है केरला, क्योंकि पिछली बार 2019 में अमेठी और वायनाड से 2019 में चुनाव लड़े थे। वायनाड से जीते, लेकिन अमेठी से हार गए थे। इस बार 2024 में उन्होंने रायबरेली वायनाड से चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव जीते।
फिर उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दिया और प्रियंका गांधी उपचुनाव में जीती। तो इसलिए वहाँ गांधी परिवार या कांग्रेस का केरला गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार तीसरी फ्रंट जो है एनडीए ने भी वहाँ दखल दी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में एक सीट जीती थी, वहाँ पे जो है सुरेश गोपी त्रिशूर से जीते थे। और दूसरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखरन, वो केरला वो तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर से मात्र 15-18 हज़ार वोट से आ रहे थे। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी बीजेपी भी जो है 98 सीटों चुनाव लड़ रही है और उसके साथ 3 अन्य दल हैं जो चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के कहें कि अब की बार बीजेपी ने भी वहाँ चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। लेकिन जो स्थिति वहाँ देखने को मिली वो लेफ्ट और कांग्रेस के बीच है। अब हम आते हैं आसाम के तरह। आसाम जो पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और हेमंता विश्व शर्मा जब से आए तब से काफी चर्चा में भी है। अभी हाल में जब खड़ा ने हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी पर तीन पासपोर्ट और कई करोड़ों रुपए का आरोप लगाया, तो उन्होंने आसाम कि पुलिस को उनके घर पर भेज दिया। वो हमेशा चर्चा रहे थे, हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड बनने का प्रयास कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से कंपटीशन कर रहे हैं और लगातार बिलो द बेल्ट बातें करते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप, उनकी भाषा संयमित नहीं रहती है। आसाम के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग ने डाटा दिया है उसमें दिया है कि 2-2.5 करोड़ वहाँ मतदाता हैं। टोटल 126 सीटों के लिए 722 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और 31,486 पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। तो आसाम का भी चुनाव हम कहने के लिए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा चुनाव है, लेकिन वहाँ पर दो बड़े चेहरे हैं। एक है गौरव गोगोई जो कांग्रेस के बड़े नेता, 3 बार से सांसद हैं, सदन में उपनेता हैं, और दूसरा हेमंत विश्व शर्मा कहने के लिए चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन होल सोल उन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी है, वही चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी 2021 विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी को 60 सीटें मिली थी और उसके गठबंधन को 75 सीटें थी, जबकि कांग्रेस के गठबंधन को टोटल 50 सीटें मिली थी। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ भी दो ही प्रमुख रूप से दो गठबंधन है, लेकिन तीसरा फ्रंट भी वहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसके बसरुद्दीन अजमल हैं, उनको उन्होंने इस बार अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया। अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 88 और एक फ्रेंडली फाइट 89 सीटों पर लड़ रही है। RHJM एक सीट पर लड़ रही है और असम गण संग्राम परिषद पर 26 सीटों पर, और BPF जो 126 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा गठबंधन आपका है कांग्रेस का है, ASM बोलते हैं, असम सोमोनलियो मोर्चा, ठीक है। कांग्रेस यहाँ पर लड़ रही है 98 + 2 फ्रेंडली लड़ रही है, और राजौर दल 11 + 2 लड़ रहा है। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी CPIM 126 सीटों पर लड़ रही है। इसको गौरव गोगोई इसका नेतृत्व कर रही है। 2 हुआ। और आम आदमी पार्टी झारखंड, सबसे इंटरेस्टिंग है हेमंत सोरेन का कांग्रेस से समझौता न होने का कारण वो अलग से अपना चुनाव लड़े 19 सीटों पर। जो वो क्षेत्र है जो आदिवासी क्षेत्र है, चाय बागान वाला, मजदूरों वाला क्षेत्र है, वहाँ 19 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और उनका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस क्षेत्र में काफी नाराजगी थी और उसका लाभ हेमंत सोरेन को मिल रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि हेमंत सोरेन किसका नुकसान करें, कांग्रेस का करें या बीजेपी का करें, क्योंकि कभी पिछले चुनाव में वो बीजेपी का मतदाता रहा है जो चाय बागान के मजदूर थे। इस बार वो वहाँ नाराजगी थी, कांग्रेस से भी नाराजगी थी और इसी का फायदा उठाता हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। तो हेमंत सोरेन हेमंतो विश्व शर्मा को फायदा पहुंचा रहे हैं या कांग्रेस को, या दोनों का नुकसान कर रहे हैं, एक अलग इंडिपेंडेंट अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, ये तो 4 मई को पता चलेगा। अब हम तीसरे राज्य की तरफ बात करते हैं, पुडुचेरी में मात्र 30 सीटें हैं और 3 नामित सीटें होती हैं। यहाँ पर भी आपका 3 फ्रंट चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी यहाँ पर 2 ही फ्रंट होते थे। एक एनडीए था जो 10 सालों से सत्ता में है और दूसरा सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस होता था जिसका कांग्रेस का नेतृत्व करती थी। इस वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, ये पहले कांग्रेस में हुआ करते 2011 तक, उसके बाद जो है इन्होंने अपनी पार्टी बनाई NR कांग्रेस, ऑल इंडिया NR कांग्रेस, और उसके वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। दूसरे भारतीय जनता पार्टी 10, AIADMK 2 सीटों पर लड़ रही है और 2 सीटों पर LJK लड़ रही है।
30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा वहां पर जो फ्रंट है, कांग्रेस 22 सीटों पर लड़ रही है और डीएमके लड़ रही है 13 सीटों पर, और डीएमके 8 सीटों पर लड़ी, 5 फ्रेंडली फाइट हो तो 13 सीटों पर। और तीसरा टीवी के तमिलनाडु के एक फिल्म अभिनेता हैं विजयन, क्रिश्चियंस हैं, विजयन हैं, उनकी पार्टी है, उन्होंने सभी जो है 28 सीटों पर चुनाव प्रत्याशी बनाए। और टीवी के की लोकप्रियता युवाओं में काफी अच्छी है, तो वहां का समीकरण एक तरीके से त्रिकोणात्मक बना दिया है। जो दो दल आपस में लड़ते थे, इस बार एक और दल वहां पर शामिल हो गया है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने जो अपने आंकड़े दिए हैं, पुडुचेरी में कुल जो है मतदाता हैं यहाँ पर 9,44,211 और 30 सीटें हैं, जिसमें केवल 294 प्रत्याशी हैं और 1,099 पोलिंग स्टेशन है। तो इन 3 राज्यों का चुनाव कल है। कल 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 4 तारीख को होगी, 4 मई को होगी। और अगले चरण में जो चुनाव है 23 अप्रैल को, उसमें 2 राज्य बचते हैं, पहला तमिलनाडु, दूसरा वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु का भी एक ही चरण में चुनाव है 23 अप्रैल को, और वेस्ट बंगाल का चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण के 152 सीटों में 23 अप्रैल को है, और 142 सीटों में चुनाव 29 अप्रैल को, 294 सीटें हैं। और तमिलनाडु की जो 234 सीटों में इनका एक ही चरण में मतदान होगा, वो होगा 23 अप्रैल को। कल 3 राज्यों के चुनाव हैं, मतगणना 4 को है, और समय बताएगा कि तीनों में जो वर्तमान समीकरण दिखाई दे रहे हैं या कि नया समीकरण बनेगा। धन्यवाद।